नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम पार्ट 3 में। आप सभी का स्वागत है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम पार्ट 3 के अंदर हम डिस्कस करेंगे कॉजेज एंड इटियोलॉजी। क्लियर? कॉजेज या इटियोलॉजी ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इटियोलॉजी किस तरह से होता है, किस तरह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मिनिमल चेंजेस डिजीज। पहला इटियोलॉजी आएगा मिनिमल चेंजेस डिजीज। मिनिमल चेंजेस डिजीज मतलब कि बॉडी के अंदर छोटे छोटे चेंजेस जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्रिएट कर सकते हैं। और स्पेशली ये जो है वो चाइल्ड के अंदर होते हैं, चाइल्ड के अंदर होते हैं। और एबनॉर्मल किडनी फंक्शन नॉर्मली वर्क यदि नहीं करें तो नेफ्रॉन क्या हो जाएंगी, डैमेज हो सकती है। ठीक है, नॉर्मली किडनी जो है फंक्शन नहीं कर पाए तो नेफ्रॉन डैमेज हो सकती है और एल्बुमिन रिलीज हो सकता है। तो मिनिमल चेंजेस डिजीज से कौन सी एज के ग्रुप प्रभावित होते हैं, तो चाइल्ड एज के बच्चे, चाइल्ड एज जो रहती है उनको ये चीज इस कारण से ज़्यादा होता है। दूसरा है सेकेंड कॉज इसका है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। सॉरी, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलो स्क्लेरोसिस। इसके अंदर स्क्लेरोसिस फॉर्मेशन हो जाना। क्या फॉर्मेशन हो जाना? स्क्लेरोसिस। क्लियर? और स्क्लेरोसिस मतलब ये है कि स्कार फॉर्मेशन हो जाना। जैसे कि कभी आपको लग जाती है तो स्किन पे क्या स्कार बन जाते हैं, उस जगह पे कभी हेयर डेवलप नहीं होते हैं, उस जगह पे पसीना भी नहीं होता है क्योंकि वो वहाँ पे उतना पर्टिकुलर एरिया स्कार बन गया है। और वहाँ की सेल और हेयर फॉलिकल्स और ग्लैंड्स वगैरह हैं जो वो नहीं रहती है क्योंकि फाइब्रस और इलास्टिक टिश्यू की जगह फाइबर जम गए हैं वहाँ पे वुंड को हील करने के लिए। क्लियर? तो इस तरह से इंटरनल ऑर्गन के अंदर भी फाइबर्स ऑक्यूमुलेट हो जाते हैं किसी डैमेज को हील करने के लिए, और फाइबर्स ऑक्यूमुलेट हो जाते हैं तो ग्लोमेरुलर फंक्शनिंग नहीं कर पाता है और उस कारण से भी प्रोटीन लीक आउट हो सकते हैं। तो इसलिए स्क्लेरा या स्क्लेरा फॉर्मेशन इसको कह सकते हैं, या स्कार फॉर्मेशन के द्वारा ये चीज़ें होती है। दिस काइंड ऑफ द ग्लोमेरुलोसिस कॉज्ड बाय द स्कार फॉर्मेशन। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस जितना हम बोर्ड पे लिख रहे हैं उतना ही समझना है, उतना ही याद करना है। क्लियर? क्योंकि ये बेसिक है। नेक्स्ट मेम्ब्रेन न्यूरोपैथी, मेम्ब्रेनस न्यूरोपैथी, मेम्ब्रेन न्यूरोपैथी या मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी, नेफ्रोपैथी, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। क्लियर? मीन्स जो ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है, ये ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन है, इसका कोई भी डिजीज हो जाना, पैथी इज रिलेटेड टू द डिजीज, ग्लोमेरुलर का डिजीज हो जाना, जैसे कि नेफ्राइटिस हो जाना। एक तरह से नेफ्राइटिस यदि हो जाएगा तो यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन कम होगा, लेकिन धीरे धीरे यदि ये नेफ्राइटिस बढ़ जाए, लीकेज बढ़ते जाए, ठीक है, और इसके जो फेनेस्ट्रा हैं वो अपनी साइज में और ज़्यादा, अभी तो आरबीसी ही निकल रही थी लेकिन फेनेस्ट्रा और ज़्यादा बढ़ेंगे तो एल्बुमिन भी निकलने लग सकता है। ठीक है, तो इसको हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम में ये बाद में डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ वन, डायबिटिक किडनी डिजीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कॉज है, अक्सर लोगों को होता है डायबिटिक किडनी डिजीज। क्लियर? अब मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि जिन लोगों को डायबिटीज़ होती है और डायबिटीज़ यदि क्रॉनिकली ग्रोथ करती जाती है और यदि उसका ट्रीटमेंट अच्छे से ना हो, कंट्रोल्ड में ना हो, शुगर लेवल एलिवेटेड ही रहे, तो वो कहीं ना कहीं रेटिना को डैमेज करती है और पर्सन को देखना बंद हो जाता है, विजन लॉस हो जाता है, जिसको अपन कहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। क्लियर? इसी तरह से यदि वुंड यदि बढ़ता रहे, पैर के अंदर लग गई है, शुगर बढ़ रहा है, तो पैर में जो इंजरी हो गई है वो इंजरी फुलफिल नहीं हो पाती है, तो उस तरह की कंडीशन को कहते हैं डायबिटिक फुट। क्लियर? इसी तरह से डायबिटिक के अंदर जो ग्लूकोज बढ़ती रहती है, यदि किडनी के नेफ्रॉन को यदि डैमेज करने लग जाए, ठीक है, अति सर्वत्र वर्तते, शुगर भी हो और यदि जरूरत से ज़्यादा है, अति है, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करेगी, वो किडनी के नेफ्रॉन्स के लिए क्या टॉक्सिक का इफेक्ट देगी
और इसीलिए नेफ्रॉन्स डैमेज इसमें हो सकते हैं। तो पर्सन को पहले डायबिटीज था लेकिन कंट्रोल्ड नहीं होने के कारण से उसे किडनी डिजीज भी हो गया। क्लियर? तो ये किडनी डिजीज क्या कहलाएगी? डायबिटिक किडनी डिजीज कहलाएगी। और डायबिटिक किडनी डिजीज में भी नेफ्रोटिक सिंड्रोम के सिम्टम आते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस, क्लियर? इसको हम ब्लड का सिस्टम समझेंगे तब मैं बताऊंगा। एक तरह से इन्फ्लामेटरी डिजीज है, ठीक है, इन्फ्लामेटरी डिजीज है और ये प्रोग्रेस करके नेफ्रोटिक सिंड्रोम में कन्वर्ट हो सकती है। सिस्टमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। नेक्स्ट है एमाइलोइडोसिस। एमाइलोइडोसिस, एमाइलोइड का ऑक्यूमुलेशन हो जाना। एमाइलोइड, क्लियर? एमाइलोइड प्रोटीन जो एबनॉर्मली ऑक्यूमुलेट हो जाते हैं कहाँ पे? किडनी में। और ये क्या करेंगे? ऑर्गन के अंदर ऑक्यूमुलेट करके ऑर्गन के फंक्शन को डिस्ट्रॉय करते हैं, ठीक है। ये एमाइलोइड यदि ब्रेन की न्यूरॉन्स के बीच में ऑक्यूमुलेट हो जाए तो उसे हम एल्जाइमर डिजीज कहते हैं, क्लियर? न्यूरो डिजेनरेटिव चेंजेस हो जाते हैं, उस समय ये चीज होती है। यदि एमाइलोइड यहाँ पे किडनी में ऑक्यूमुलेट हो रहे हैं तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम शो कर सकता है। तो ये सारे क्या थे? इटियोलॉजी थे और इनके नोट्स में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। नेक्स्ट हेडिंग अपनी रहती है और वो है क्लिनिकल फीचर्स या पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट हेडिंग हम लेंगे पैथोफिजियोलॉजी, क्लियर? और पैथोफिजियोलॉजी को समझने के लिए पहला हम ये लिखेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी, क्लियर? पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी। अब पैथोफिजियोलॉजी को समझने के लिए पहला हम लेते हैं ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, क्लियर? इटियोलॉजिकल फैक्टर कुछ भी हो सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया। इटियोलॉजी फैक्टर जो भी रीजन बताया, ठीक है, कई भी फैक्टर हो सकता है। और उन फैक्टर से क्या हो सकता है? डैमेज ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, ठीक है, डैमेज ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलर कैपिलरी मेम्ब्रेन, ग्लोमेरुलस की कैपिलरी मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। इसके बाद लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। और प्लाज्मा प्रोटीन को अपन प्यार से क्या कहते हैं? एल्बुमिन। एल्बुमिन को ही तो प्लाज्मा प्रोटीन, वही तो क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा में पाया जाने वाला प्रोटीन एल्बुमिन, ठीक है। ग्लोब्युलिन वगैरह भी होते हैं, सभी प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन पाए कहलाते हैं। लेकिन एल्बुमिन की साइज कंपैरेटिवली छोटी होती है, इसलिए एल्बुमिन जल्दी रिलीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन। अब एल्बुमिन का लॉस हो रहा है तो बॉडी क्या देख रही है कि मेरे बॉडी के अंदर जो एल्बुमिन था वो तो यूरिन ले गया, ठीक है, यूरिन के अंदर लॉस हो गया। अब मुझे क्या करना है? मुझे बॉडी के अंदर उपस्थित पहले से जो लाइपोप्रोटीन है उसको मैं तोड़ूंगी और लाइपोप्रोटीन को मैं तोड़ के उसमें से प्रोटीन निकाल लूंगी, क्लियर? तो स्टिमुलेशन ऑफ द stimulates synthesis of lipoprotein, breakdown of lipoprotein कह सकते हैं अपन, stimulate the breakdown of lipoprotein क्लियर? मीन्स बॉडी के अंदर जो फैट है, फैट का जब डीजनरेशन होगा तो क्या बनेगा? लाइपोप्रोटीन बनेगा। लेकिन एल्बुमिन की कमी को पूरा कर, अब इस सेंटेंस को आराम से ध्यान से सुनना तो आपका कंफ्यूजन क्लियर होगा कि पहले मैंने बताया था कि लाइपोप्रोटीन टूट के लिपिड और प्रोटीन बनाता है। पहले मैंने आपको डायग्राम में क्या बताया था कि लाइपोप्रोटीन टूट के प्रोटीन और लिपिड बनाता है। लेकिन एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है? एक्चुअल कॉन्सेप्ट ये है कि बॉडी के अंदर एल्बुमिन क्या हो गया? एल्बुमिन तो कम पड़ गया। अब एल्बुमिन क्या है? प्रोटीन है। अब प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए लाइपोप्रोटीन का सिंथेसिस होता है पहले तो ये लाइपोप्रोटीन कहाँ आता है? ब्लड के अंदर आता है, ठीक है।
एल्बुमिन की कमी को पूरा करने के लिए लाइपोप्रोटीन तो अंदर आया है, लेकिन ये प्रोटीन तो ऐसा था जिसके अंदर सिर्फ प्रोटीन का ही नेचर था। लेकिन लाइपोप्रोटीन जो बॉडी के अंदर आया है उसके अंदर प्रोटीन का नेचर तो है, लेकिन साथ में लिपिड का नेचर भी है। इसलिए ब्लड के अंदर प्रोटीन की जगह प्रोटीन तो मेंटेन रहता है, लेकिन साथ में लिपिड भी उतना बढ़ता रहता है। क्लियर? इसीलिए इसको अपन हाइपरलिपिडेमिया कहते हैं। तो यहाँ पे सिंथेसिस ऑफ लाइपोप्रोटीन होता है। क्लियर? और दूसरे तरीके से यदि अपन देखें तो हाँ, लाइपोप्रोटीन लिपिडेमिया हाइपरलिपिडेमिया होता है। इससे क्या होगा? हाइपरलिपिडेमिया होगा, हाइपरलिपिडेमिया होगा। और हाइपरलिपिडेमिया क्या कर सकता है? जनरलाइज्ड एडिमा को इंड्यूस्ड, ये भी क्या करता है? जनरलाइज्ड एडिमा को इंड्यूस करता है। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बॉडी के अंदर एल्बुमिन लॉस हो रहा है, तो हाइपो एल्बुमिनेमिया, एल्बुमिनेमिया, हाइपो एल्बुमिनेमिया, ठीक है। और एल्बुमिन का ब्लड के अंदर कम होगा तो क्या हो जाएगा? रिड्यूस्ड ऑस्मेटिक प्रेशर। क्लियर? रिड्यूस्ड ऑस्मेटिक प्रेशर। ये चीजें आपको वीडियो को पॉज करके लिखना है कॉपी के अंदर। रिड्यूस्ड ऑस्मेटिक प्रेशर। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड ऑस्मेटिक प्रेशर यदि हो जाएगा, क्लियर, तो क्या हो जाएगा कि एडिमा, वापिस यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्लूइड रिटेंशन इन इंटरस्टिशियल स्पेस, फ्लूइड रिटेंशन इन इंटरस्टिशियल स्पेस, और वो क्या क्रिएट करेगा? एडिमा। क्लियर? एडिमा क्रिएट करेगा। तो इस तरह से ये पैथोफिजियोलॉजी यहाँ तक आती है, फिर दो अलग अलग रास्तों में अपने अपने हिसाब से ये ग्रोथ करती है। तो ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम पार्ट 4 के अंदर हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो बने रहिए नेफ्रोटिक सिंड्रोम पार्ट 4 के अंदर। ठीक है, पार्ट 4 के अंदर हम देखेंगे क्लिनिकल फीचर एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन।